यह कोई आम जॉम्बी फिल्म नहीं, बल्कि साल की सबसे रोंगटे खड़ी कर देने वाली, दिल को हिला देने वाली सर्वाइवल थ्रिलर है। 18 साल के लंबे इंतजार के बाद यह भयावह किस्सा अब आपके सामने है। इंग्लैंड की सरजमीं, जहां अचानक एक भयानक महामारी ने हर कोने को नर्क में बदल दिया। लोग जिंदगी से मौत तक का सफर पलक झपकते तय कर रहे थे, और इसी खौफनाक दौर में एक मासूम बच्चा पाइक अपनी आंखों के सामने अपनी मां और बहन को खो देता है। डर और सदमे में कांपता पाइक अपने पिता के पास भागता है। उसका पिता, एक पादरी, उसे कांपते हाथों से एक क्रॉस लटकन थमाता है और फुसफुसाकर कहता है, वे अब अमर हो गए हैं। और फिर बिना डरे बाहें फैलाकर मौत को गले लगा लेता है। पाइक नाले में छिपकर अपने पिता को भी जॉम्बी में बदलते हुए देखता है, और यह मंजर उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए के जाता है। 28 साल बाद इंग्लैंड अब इंसानों का नहीं, बल्कि जॉम्बीज का साम्राज्य है। लेकिन कुछ बचे हुए लोग समुद्र किनारे एक सुनसान टापू पर जिंदगी गुजार रहे हैं। मौत का वायरस उनसे दूर है। यहीं रहता है अब बड़ा हो चुका पाइक, जो अपनी बीमार मां के पास बैठकर उसके बिस्तर पर एक टुकड़ा स्मोक्ड मीट रखता है, जो उसने खुद के लिए बचाया था। वह धीमे स्वर में कहता है, मां, मैं मेनलैंड पर रस्म के लिए जा रहा हूँ। मां की आंखों में डर है, लेकिन कमजोरी उसे रोक नहीं पाती, क्योंकि इस टापू का एक नियम है, हर लड़के को बड़ा होने से पहले मेनलैंड जाकर एक जॉम्बी मारना ही होगा। पाइक का पिता जैमी अपने बेटे को एक मर्द बनाने के लिए उत्साहित है। पूरे टापू के लोग उन्हें विदाई देते हैं। दोनों समुद्र के नीचे छिपे उस प्राचीन रास्ते पर कदम रखते हैं, जो केवल ज्वार उतरने पर दिखता है। 4 घंटे, यही उनका समय है, ज्वार वापस आने से पहले। मेनलैंड का घना जंगल पाइक के लिए किसी दूसरी दुनिया जैसा है। जैमी मुस्कुराकर कहता है, तू महीनों चलेगा, फिर भी समुद्र का किनारा नहीं दिखेगा। जंगल की खामोशी में जैमी उसे क्रॉलर जॉम्बी के बारे में सिखाता है। धीमी चाल वाले, घास और कीड़े खाने वाले, जिनका कमजोर हिस्सा उनकी गर्दन है। पाइक का दिल तेजी से धड़क रहा है, लेकिन जैमी के मार्गदर्शन में वह तीर खींचता है और पहला जॉम्बी गिर जाता है। अचानक पीछे से दूसरा क्रॉलर झपटता है, मगर जैमी उसे बिजली की तेजी से खत्म कर देता है। जैमी की आंखों में गर्व है, आज तू सिर्फ बेटा नहीं, शिकारी है। वे आगे बढ़ते हैं और एक पुरानी लूटी हुई झोपड़ी तक पहुंचते हैं। अंदर एक कौवा लटकती लाश को नोच रहा है। जैमी फुसफुसाता है, यह मेनलैंड है, यहाँ अजीब लोग रहते हैं। और फिर पाइक को आदेश देता है, इसको खत्म कर। ताकत और हिम्मत दोनों चाहिए। वापसी के रास्ते में जैमी को ताजा खून और एक पेड़ पर लटका हिरण का सिर दिखता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ये अल्फा का काम है। अल्फा क्रॉलर से कई गुना तेज, ताकतवर और चालाक। अचानक पेड़ों के बीच से जॉम्बियों का झुंड निकलता है। जैमी और पाइक जान बचाकर दौड़ते हैं, लेकिन पाइक के हाथ कांप रहे हैं, तीर नहीं चल पा रहा। जैमी उसे खींचकर उसी झोपड़ी में ले जाता है और दोनों छत पर चढ़ जाते हैं। सूरज ढल रहा है और ज्वार चढ़ने वाला है। जैमी की आवाज गंभीर है, अल्फा में इंसानों जैसी बुद्धि होती है, ये हमसे खेल सकते हैं। रात में दूर समुद्र पर विदेशी गश्ती दल की रोशनी चमकती है, लेकिन तभी जंगल की ओर आतिशबाजी का धमाका होता है। जैमी उलझन में है, तभी जमीन हिलने लगती है। जंगली जानवरों का झुंड उनकी ओर भाग रहा है। दोनों जान बचाकर भागते हैं, लेकिन अल्फा उनकी गंध पकड़ लेते हैं। समुद्र का रास्ता पानी में डूब रहा है, घुटनों तक पानी भर चुका है और पीछे मौत दौड़ रही है। जैमी चिल्लाता है और टापू के पहरेदार तीरों की बौछार से जॉम्बियों का सफाया कर देते हैं। गेट खुलता है। पाइक एक हीरो बन चुका है और जैमी गर्व से उसे देखता है। लेकिन जश्न के बीच पाइक अचानक नोटिस करता है, उसका पिता कहीं नहीं है। वह दौड़कर बाहर जाता है, पर चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है। पाइक अपने पिता जैमी को टापू की एक लड़की के साथ चुपके से मिलते देख लेता है। एक ही पल में उसके दिल के टुकड़े हो जाते हैं। आंखों में आंसू लिए वह भागकर घर आता है, जहां उसका बूढ़ा नाना जाग रहा है, अपने पोते की मेनलैंड यात्रा की कहानी सुनने के लिए बेसब्र। पाइक उसे विशाल पहाड़ियों और जंगल में दौड़ते तेज रफ्तार जॉम्बीज के बारे में बताता है। लेकिन जैसे ही वह दक्षिण पश्चिम जंगल में देखी गई आतिशबाजी का जिक्र करता है,
नाना का चेहरा अचानक सख्त हो जाता है। वह धीमी आवाज में कहता है, वो आग शायद कैल्स ने लगाई होगी। एक पुराना डॉक्टर जो अब खतरनाक और सनकी हो चुका है। पाइक के मन में सवालों का तूफान उठता है। उसका पिता इस डॉक्टर के बारे में चुप क्यों था? क्या वह सच में मां को बचाना नहीं चाहता? जैमी लौटता है और पाइक सीधे सवाल करता है। जैमी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो डॉक्टर पागल है। सालों पहले मैंने उसे एक मैदान में लाशों का ढेर जलाते देखा था। लेकिन पाइक के शक और गहरे हो जाते हैं। उसे लगता है जैमी अपनी पत्नी की मौत का इंतजार कर रहा है ताकि वह उस लड़की के साथ खुलकर रह सके। गुस्से में जैमी उसे एक थप्पड़ मारता है। पाइक रोते हुए अपनी मां के पास भागता है। वही मां जो इस दुनिया में उसका एकमात्र सच्चा प्यार है। उस रात पाइक एक खतरनाक फैसला करता है। वह मां को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। सुबह होते ही वह चुपके से एक झोपड़ी में आग लगाता है, गार्ड्स को आग बुझाने भेज देता है और इस मौके का फायदा उठाकर अपनी बीमार मां को लेकर टापू से भाग निकलता है। उसका लक्ष्य साफ है, डॉक्टर कैल्स को ढूंढना। रास्ते में मां की हालत बिगड़ती जाती है, बार बार बुखार, बड़बड़ाना और अब नाक से खून। लेकिन जब वह ठीक होती है तो पहले जैसी लगती है। पाइक उसे आराम करने को कहता है और खुद रात में पहरा देता है, मगर आधी रात को नींद उसे पकड़ लेती है। अंधेरे में एक क्रॉलर ज़ॉम्बी रेंगते हुए उसके करीब आता है। उसके दांत उसकी गर्दन से बस इंच दूर हैं। तभी पाइक की मां बिजली सी फुर्ती से उसे मार गिराती है। दोनों फिर आतिशबाजी की दिशा में बढ़ते हैं, लेकिन मां की हालत अब तेजी से गिर रही है। रेपसीड के सुनहरे खेतों में एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। पाइक तीर छोड़ता है, लेकिन आवाज से और ज़ॉम्बी आ जाते हैं। मां बेटा जान बचाकर पास के गैस स्टेशन में घुसते हैं। हवा में पेट्रोल की तीखी गंध है। ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ने ही वाले हैं। तभी ऊपर का स्काईलाइट खुलता है और आग की लपटें चारों तरफ फैल जाती हैं। दोनों बाल बाल बचते हैं। उन्हें बचाने वाला एक विदेशी सैनिक है, नीदरलैंड की महामारी रोकथाम टीम का हिस्सा। वह बताता है तूफान में उसका जहाज डूब गया और अब वह अकेला बचा है। पूरा देश अब अलग थलग है। चारों तरफ निगरानी है ताकि कोई बाहर न जा सके। वह उन्हें डॉक्टर तक ले जाने का वादा करता है। रास्ते में पाइक की मां अचानक एक परित्यक्त ट्रेन कार की ओर बढ़ती है। अंदर से चीखें आ रही हैं। एक ज़ॉम्बी महिला बच्चे को जन्म दे रही है। पाइक की मां उसकी मदद करती है। बच्चा सुरक्षित पैदा होता है, लेकिन अगले ही पल सैनिक ज़ॉम्बी मां को गोली मार देता है। बच्चा संक्रमित नहीं है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी पिता हमला करता है और सैनिक को मार देता है। पाइक और उसकी मां दौड़ते हैं। अचानक कुछ नशीले तीर ज़ॉम्बी को गिरा देते हैं। अंधेरे से डॉक्टर कैल्स सामने आता है। वह उन्हें अपने पहाड़ी ठिकाने पर ले जाता है, जहां हड्डियों और खोपड़ियों का ढेर है। सैनिक की खोपड़ी को साफ कर वह टावर में रखता है। इससे आत्मा को शांति मिलती है। डॉक्टर पाइक की मां की जांच करता है। उसकी आंखों में दुख है। ये कैंसर है जो अब फैल चुका है। पाइक की आंखों से आंसू बहते हैं। वह ये सच मानने से इनकार करता है। मां उसे गले लगाती है। मुझे पता था, अब वक्त आ गया है। वह डॉक्टर से कहती है, मुझे मुक्ति दो। डॉक्टर एक नशीला तीर तैयार करता है और पाइक की मां आग के ढेर में कूद जाती है, अपनी तकलीफ को पीछे छोड़ते हुए। पाइक कांपते हाथों से उसकी हड्डियों को खोपड़ी टावर के सबसे ऊंचे हिस्से पर रखता है। सूरज उगता है और एक अल्फा ज़ॉम्बी हमला करता है। डॉक्टर और पाइक तहखाने में भागते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी चालाक है। पाइक डॉक्टर की जेब से नशीला तीर निकालता है और सीधे उसके गले में मार देता है। डॉक्टर कहता है, अब उस नवजात को ले चलो। 28 दिन बाद पाइक टापू पर नहीं लौटता। वह बच्चे को गेट पर छोड़ता है अपने पिता के लिए एक पत्र के साथ और अकेला मेनलैंड की ओर बढ़ता है। रास्ते में वह कुछ अजीब लोगों से टकराता है जो ज़ॉम्बीज को पलक झपकते खत्म कर देते हैं। उनका नेता वही लड़का है जो 28 साल पहले बचा था। ये सिर्फ ज़ॉम्बीज की कहानी नहीं, ये जीवन, हानि और एक नई शुरुआत की कहानी है। पाइक ने मां को खोया, लेकिन एक ऐसी ताकत पाई जो मौत से भी बड़ी है। और सवाल छोड़ जाता है, जब सब कुछ खत्म हो जाए, क्या आप रुकेंगे या आगे बढ़ेंगे?